Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 11th of July 2023। 11 जुलाई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सारी न्यूज़ आइटम जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी हुआ है, वो सारा कुछ क्लियर यहाँ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पर फिर भी आप लोग को पता नहीं कौन सी दैवीय शक्ति है जो रोक रही है वीडियो को लाइक करने में। तो डोंट डू दैट, आप इसको बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, कोई इसमें शर्म वाली बात भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं जैसा कि हम पैटर्न रखते हैं अपना। तो पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है 2019 का ये क्वेश्चन है। द 44th अमेंडमेंट or to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ है, नन। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, अगर आप कर सके तो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये 44th अमेंडमेंट नहीं था, ये 38th अमेंडमेंट था। तो जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, 38th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पुट द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ द कोर्ट्स, हेंस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया था, NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एज वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल फिर से, गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू। तो गाडगिल कमिटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट्स किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, बी गंगा एक्शन प्लान, सी लिंकिंग ऑफ रिवर्स, या डी प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर इट करेक्टली। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है ना, तो दोनों ही रिपोर्ट है वो इको सेंसिटिव जोन, वेस्टर्न घाट्स, इन सब चीजों से रिलेटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है विद रेफरेंस टू रेड सैंडर समटाइम्स इन न्यूज। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली यहाँ 4-5 लिख दिया है, बट एनीवेज इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। सेकेंड है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन। अच्छा सवाल है अगेन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। पुष्पराज मूवी आपने देखी है, रेड सैंडर्स के ऊपर ये मूवी है, साउथ इंडिया के पार्ट है, तो ये तो क्लियर हो गया, पहला सही है। दूसरा, लेकिन ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है। रेड सैंडर्स आर फाउंड इन द थॉर्नी स्क्रब या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल डेक्कन, इसको हम बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना। एंड इट इज बेसिकली थॉर्नी स्क्रब या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल डेक्कन। ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम दैट, बट यस, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब हम आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस की तरफ। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स अलग अलग वेबसाइट्स या अलग अलग न्यूज़पेपर्स या PIB कहीं से भी आया हो, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है मजोराना फर्मियन। ये मजोराना फर्मियन क्या है? तो रिसेंटली रिसर्चर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट में, दे फिगर्ड आउट अ वे टू क्रिएट एन इल्यूसिव काइंड ऑफ पार्टिकल दैट कुड पोटेंशियली रेवोल्यूशनाइज द क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक इल्यूसिव पार्टिकल ढूंढा है जिसका नाम है मजोराना फर्मियन। ठीक है ना, तो मजोराना फर्मियंस होते क्या है? तो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप द मैटर आर कॉल्ड फर्मियंस। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर बनाते हैं, सब एटॉमिक मतलब एटम से भी अंदर, है ना, एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली द फर्मियंस। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के मैटर कौन बना रहा है? फर्मियंस बना रहे हैं। नाउ फर्मियंस दैट आर देयर ओन एंटी पार्टिकल। अब आप सबको पता होगा कि एक पार्टिकल होता है और उसका एक एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है ना, एंटी पार्टिकल क्या होता है? एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका सेम मास हो उस पार्टिकल के बराबर, लेकिन अपोजिट इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, मतलब सेम मास सेम हो उस पार्टिकल का। जैसे मैं बोलूं कि एक पार्टिकल x है और दूसरा पार्टिकल -x है,
मतलब कि एक x है, माइनस x है दूसरा उसका एंटी पार्टिकल, तो केवल इनका चार्ज अलग है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, मास दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो एक ऐसा फर्मियन, एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका फर्मियन, ये एक ऐसा फर्मियंस दैट आर देयर ओन एंटी पार्टिकल, जो खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उनको मजोराना फर्मियंस बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, द पार्टिकल्स which are their own antiparticles are called Majorana fermions, ठीक है ना। एंड आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और इसी मजोराना फर्मियंस की मदद से जो क्वांटम कंप्यूटिंग है दैट कैन हैव ग्रेट मतलब लीप्स एंड बाउंड्स, उसकी कोई लीप्स एंड बाउंड्स नहीं रह जाएगी आफ्टर दिस माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी। अब देखो अपने को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे होगी सर, आप बताइए उसकी थोड़ा एक बार इक्वेशन एल्गोरिदम लिख के दिखाइए, तो भाई मुझे नहीं पता, ठीक है ना। हमको क्या जानना है, पहली चीज़ तो ये मजोराना फर्मियंस अगर आपसे पूछता है क्या है, सिंपल अगर वो पूछेगा पार्टिकल्स विच आर देयर ओन एंटी पार्टिकल्स, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये समझ में आ गया। हो सकता है यूपीएससी आपको थोड़ा सा मजोराना फर्मियंस लिख के कुछ और लिख दे, पर आपको पता है फर्मी लेवल पे है ना। आई थिंक फर्मी लेवल पे क्या होता है, 10 to the power minus 15 12 देखना एक बार, बताना फर्मी लेवल पे आई थिंक 15 होता होगा, एक बार चेक करके बताना है फर्मी लेवल पे क्या होता है ना। तो ये इतने छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई बड़ा पार्टिकल तो होगा नहीं, सब एटॉमिक ही होंगे, तो याद रखिएगा। दूसरी जो न्यूज है वो है कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस क्या है, रिसेंटली कैंडिडा ऑरिस विच इज अ ड्रग रेजिस्टेंट फंगस, याद रखिएगा कैंडिडा ऑरिस क्या है, एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है दैट वाज आइडेंटिफाइड एज अ ग्लोबल थ्रेट। इसको पाया गया है, वॉज फाउंड इन हॉस्पिटलाइज्ड स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली, ठीक है ना। कैंडिडा ऑरिस एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है। कैंडिडा ऑरिस इज एन इमर्जिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ओवल शेप्ड फंगस कॉजिंग लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक्स। तो लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक्स कॉज कर रहा है ये, एंड ये ओवल शेप्ड फंगस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, एंड WHO हैज डिक्लेयर्ड कैंडिडा ऑरिस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 क्रिटिकल प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस। याद रखेगा WHO ने डिक्लेयर किया है कैंडिडा ऑरिस को एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 क्रिटिकल प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस, ठीक है ना। ओरिजिन जो है इसका पहली बार जापान में हुआ था 2009 में। कैंडिडा ऑरिस हैज सिंस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट ग्रोज एज ईस्ट एंड कॉजेज कैंडिडियासिस इन ह्यूमन। तो ये कैंडिडियासिस नाम की एक डिसीज कॉज करता है, एंड द फंगस इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई, है ना, बहुत हार्ड है इसको आइडेंटिफाई करना। एंड याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट जो है वो दे आर अ क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स कॉल्ड एकिनोकैंडिन्स। याद रखिएगा एकिनोकैंडिन्स नाम की एक एंटी फंगल ड्रग है जिसका यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। अब हम आएंगे एडिटोरियल पार्ट पे। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है एआईज डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इंडियन चेक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑथर ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। तो ऑथर ने सबसे पहले तो वही शुरुआत किया कि एक ज़माना था जब हम लोग रोबोकॉप्स या ये सब चीज़ें देखते। रोबोकॉप नाम का आई थिंक कार्टून आपने भी देखा होगा, है ना। तो रोबोकॉप आता था, उसमें वो वाइट कलर का मारता रहता था। मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी थी तो मुझे वाइट कलर का याद है, मे भी कुछ कलर रहता होगा तो वो आपको याद होगा कि रोबोकॉप्स हम देखते थे, बट दे आर अ रियलिटी नाउ, है ना। आज वो रियलिटी है, रोबोकॉप्स बहुत जगह यूज हो रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एक जमाने में हम टार्जन द वंडर कार देख के हमको लगता था कि ये फालतू चीज ऐसा बन ही नहीं सकती, खुद से कार कैसे चल सकती है, और आज टेस्ला ने वो चीज सही कर दी है ना। दे आर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एंड ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ एआई। किसके कारण? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि लड़के यहाँ पे चैट जीपीटी में पिकअप लाइंस ढूंढ रहे हैं, लड़के पोएम लिख रहे हैं, पोएम लिख के अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहे हैं ये बोल करके कि मैंने लिखी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। लोग पीपीटी नहीं बना रहे, पीपीटी सेल्फ बन जा रही है, 2 सेकंड में बहुत अच्छी पीपीटी बन जा रही है जो कि इंसान नहीं बना सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो अभी रिसेंटली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका में, उसने ये कहा कि जो एआई है दे विल बूस्ट द प्रोडक्टिविटी बाय 14% एंड दे विल इम्प्रूव द कंज्यूमर
सेटिस्फैक्शन एज वेल। तो सबसे पहले तो अभी इसका सबसे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का वो ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, द प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। सेकेंड, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। थर्ड, द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज, है ना। जो गुड्स डिलीवर होने चाहिए कंज्यूमर को, मतलब जो सर्विस डिलीवर होनी चाहिए कंज्यूमर को, दैट विल ऑल्सो बी नाउ क्विक, वो और ज्यादा फास्ट होगी। सोचो कि अगर किसी को मान लो कोई क्लाइंट है जो आपसे बोलता है कि मुझे 50 पीपीटीज चाहिए फॉलोइंग टॉपिक्स पे, ठीक है ना, सपोज आउटसोर्स किया उसने। अब आप 50 पीपीटी बनाने में पहले हो सकता है 5 दिन का समय लेते, बट नाउ बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव एआई टूल्स एंड ऑल, यू कैन डिलीवर दीज 50 पीपीटीज इन जस्ट 1 डे, है ना। तो ये क्या होगा, टाइम जो है, पहले जो टाइम ज्यादा लग रहा था वो टाइम कम लगेगा, और प्रोडक्टिविटी इसीलिए बढ़ रही है ना कि टाइम कम लग रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो द एआई इज हेल्पिंग द ह्यूमन पर्सनल, जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उसको पूरी तरह रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज अ सेपरेट डिबेट। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एआई टूल्स हैं दे आर मेकिंग ह्यूमंस मच फास्टर, स्मार्टर एंड मोर प्रोडक्टिव, फास्टर, स्मार्टर एंड मोर प्रोडक्टिव। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब जब ये बेनिफिट्स होंगे तो ऑब्वियस बात है इसके साथ एक एडिटिव बेनिफिट ये है कि इट विल रेज द ग्लोबल जीडीपी ऑल्सो। तो यहाँ पे एक एनालिसिस किया गया था गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, जिसने कहा कि जो जनरेटिव एआई है, केवल जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी जैसा, वो अकेला रेज कर सकता है जीडीपी को बाय 7%, या फिर कहना चाहिए $7 ट्रिलियन ओवर अ 10-year पीरियड। 10 साल में लगभग 7% या $7 ट्रिलियन के लगभग जीडीपी को इंक्रीज कर सकता है, केवल और केवल जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनोवेशन भी बढ़ेगा, इनोवेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप एआई टेक्नोलॉजीज को नहीं लाते तो ऑब्वियसली बात है इनोवेशन पे असर पड़ेगा उसका। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स में बात करें तो वो है एम्प्लॉयमेंट का। ऑब्वियसली बात है जहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे एग्रीकल्चर में होता है ना कि एक काम को करने के लिए 5 लोग लगे हुए हैं, वो चीजें यहाँ पे खट जाएंगी, है ना, एआई के आने से। वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, आप मुझे बताइएगा। अब मान लो कोई 4 लोग हैं जो एक टीम में है ना, लेकिन उसमें से उस टीम में एक्चुअल जरूरत 2 ही लोग की है। तो ये जनरेटिव एआई और इन सब चीजों के आने के कारण जो ये जॉब्स हैं, है ना, जैसे टाइपिंग के जॉब्स हो गए या ये जॉब हो गए जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के टाइप करें, वहां पे कुछ कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे कामों में जरूर ऑटोमेशन आएगा तो जॉब्स जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड जो चीज है वो ये है कि जो स्किल्ड मैन पावर है ना, स्किल्ड मैन पावर मतलब जिसको ये चैट जीपीटी या टेक्नोलॉजी इसका यूज करते बनता होगा, वो लोग जो है ज्यादा बेटर कंडीशन में रहेंगे इन कंपैरिजन टू दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, जो इनको यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हो सकता है कि एआई खुद रिप्लेस ना करे जॉब, लेकिन ऐसे लोग जो एआई के बारे में जानते हैं वो जरूर अपर हैंड में रहेंगे ओवर दोज हु डू नॉट नो अबाउट दिस एआई एंड हाउ टू यूज दिस, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि नहीं, तो यस, इंडिया के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। एआई में हमको रिसर्च करना चाहिए, एआई में हम थोड़ा और आगे बढ़ें। जो भी हमको मतलब कहना चाहिए कि जितने भी हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो हमको लेना चाहिए, जो भी हमको इनोवेटिव बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो हमको लेना चाहिए। इसको हम हिंडर नहीं करें। किसी भी नए चेंज को देख के एक बार जरूर लगता है कि ये चेंज जो है वो बुरा है, क्योंकि चेंज हमेशा आदमी रेजिस्ट करता है ना। लेकिन द चेंजेस कैन बी गुड एज वेल एंड दिस कैन इनहैंस आवर प्रोडक्टिविटी अ लॉट। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है। दूसरा जो आर्टिकल है वो है विमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एज द न्यू कैच वर्ड। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया है ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि आज ही है, आप सबको पता होगा 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। ऑथर का कहना है कि इस साल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे उसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। आप थीम पढ़ लें, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। आज 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities।
ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये बहुत एप्ट है, ये जो थीम है, और बहुत ज़रूरत है हमको कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें। जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है, एक ज़माना था जब हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ते थे, हम भागते थे कि भाई पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है ना। नाउ इट इज़ टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन टू पॉपुलेशन डायनामिक्स। और वो डायनामिक्स कैसे सुधरेगा? जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, जब हम वुमेन को उनका इक्वल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। ऑथर ने कहा है कि हालांकि बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हुए हैं, इस फील्ड में बहुत काम हुए हैं, बट स्टिल देयर आर सम वर्क्स टू डू, है ना। बहुत सारे काम हमको अभी भी करने की जरूरत है। अब हमने क्या क्या प्रोग्रेस की है हम वो पहले बता दें। तो ऑथर ने कहा कि भैया इंडिया को कमेंट करो पहले तो उसकी फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव के लिए, है ना। बहुत सारे चैलेंजेस थे इंडिया में, एजुकेशनल चैलेंजेस थे, अवेयरनेस का चैलेंज था, उसके बाद भी जो हमारे यहाँ जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट के पास है, मतलब 2.1 उससे कम ही है, इनफैक्ट कम हो गया स्टेबलाइज होते होते। तो आप सोच सकते हैं कि दैट इज फर्स्ट थिंग दैट शुड इंडिया बी कमेंडेड फॉर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो करंट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो 97 है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, एंड ये पहले 254 था 2004 में। तो सोचो कितना कम हो गया। इसके अलावा अगर आप देखो सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2000 इंडिया हैज कट द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस बाय हाफ। हमने चाइल्ड मैरिजेस हाफ कर दी हैं। teen pregnancies to have dramatically decreased. Access to vital services including health, education and nutrition has improved. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने की है, एंड बहुत सारी चीज़ों पे हमको ऑब्वियस सी बात है कमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है? ऑथर ने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वुमेन जो है दे कंटिन्यू टू लैक द फिजिकल ऑटोनॉमी। उनकी जो फिजिकल ऑटोनॉमी है, एक तो उनकी बॉडी के ऊपर जो उनकी ऑटोनॉमी वही अभी उनके पास बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जैसे मैरिटल रेप, अभी भी ये सारी चीज़ चलती है। मैरिटल वायलेंस इज स्टिल एक्सेप्टेबल इन इंडिया। वुमेन कैन नॉट रिफ्यूज टू हैव सेक्स विद द हस्बैंड एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी ऑटोनॉमी नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने इन चीज़ों को जरूर हाईलाइट किया है और कहा है कि ट्रू जेंडर मतलब इक्वालिटी आपको तभी मिलेगी जब आप वुमेन को उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी या बॉडीली ऑटोनॉमी प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। एंड जेंडर पैरिटी अचीव करेंगे इन द वर्क कल्चर एज वेल। जो वर्क फोर्स है वहाँ पे भी हमको जेंडर इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, रेट है, वो कम है। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेस इन इंडिया। तो उसको भी हमको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा है कि अगर आप वुमेन को इक्वल फुटिंग पे लाते हो तो दैट विल एनहांस योर जीडीपी एज वेल, है ना। अभी कैसे होगा? ये होगा जब आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करोगे, पॉलिसी में जेंडर बजटिंग करोगे, जेंडर को एक मतलब जो वुमेन है उसको एक इक्वल फुटिंग पे रखोगे, तो देन ओनली दीज कंडीशंस कैन बी इंक्रीज्ड, है ना। एंड लेजिस्लेशंस बनाओगे, जब लॉ में चेंजेस करोगे तो देन दिस कंडीशन कैन बी इम्प्रूव। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। आगे मूव करते हैं। अगला है द ग्लोबल साउथ ओरिजिन्स एंड सिग्निफिकेंस। अब ये जो आर्टिकल है ये ग्लोबल साउथ के ऊपर लिखा गया है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? देखो लिखा है द ग्लोबल साउथ रिफर्स टू वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दैट आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। तो ग्लोबल साउथ रिफर करता है ऐसी कंट्रीज का अराउंड द वर्ल्ड विच आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। Many of these countries, although by no means all, are in the southern hemisphere, है ना। यानी many of these, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यूपीएससी आपसे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, और वहां पे एक स्टेटमेंट ये देता है कि ऑल द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना ये भी ग्लोबल साउथ में आता है एंड दे आर इन द नदर्न हेमिस्फीयर इंटायरली, है ना। याद रखिएगा, इंडिया एंड चाइना भी ग्लोबल साउथ में आता है, जबकि ये पूरी की पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये आपका सारी की सारी कंट्रीज सदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, ग्लोबल साउथ लिख दिया तो, है ना। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ग्लोबल साउथ की जो पहली बार टर्म हुआ तो इट हैज बीन यूज्ड इन 1969 बाय द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ऑगलेस्बी, है ना। एंड यहाँ पे कैथलिक मैगजीन थी इनकी कॉमनवील आपको याद होगा एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, है ना। कॉमनवील जो है वो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था और इसमें उन्होंने यूज किया था टर्म ग्लोबल साउथ। हालांकि पहले जो टर्म्स यूज होते थे वो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड और थर्ड वर्ड यूज होता था। इसमें फर्स्ट वर्ड मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, सेकंड वर्ड मतलब कि जो यूएसएसआर के अंदर सोशलिस्टिक इकोनॉमीज हो गई, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो लीस्ट डेवलप्ड या ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता था, ठीक है ना।
एंड जो थर्ड वर्ड टर्म था वो कॉइन किया था एल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में। याद रखिएगा, एल्फ्रेड सॉवी 1952 में इन्होंने यूज किया था थर्ड वर्ड जो टर्म था, ठीक है ना। अब अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो याद रखिएगा, इट्स नॉट अ ज्योग्राफिकल टर्म। ग्लोबल साउथ नाम जरूर देखने में ज्योग्राफिकल लगता है, बट इट इज नॉट एट ऑल ज्योग्राफिकल, इट इज अ जियो पॉलिटिकल टर्म। याद रखिएगा, ये जियो पॉलिटिकल टर्म है। मैंने आपको बताया चाइना एंड इंडिया, दे आर टू ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ, बट दे आर इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ डिनोट्स मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कॉमनैलिटीज बिटवीन दीज नेशंस एंड ऑल, ठीक है ना। और ये जो ग्लोबल साउथ है नाउ इट इज इसकी जो वॉइस है वो स्ट्रांग होती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ द राइजिंग स्टेचर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ द राइजिंग स्टेचर ऑफ ब्राजील, राइजिंग स्टेचर ऑफ चाइना, है ना। तो ग्लोबल साउथ की इसीलिए जो वॉइस है वो स्ट्रांग होती जा रही है। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे है व्हाट वर द इवेंट्स विच लेड टू द राइट्स इन फ्रांस। तो यहाँ पे देखो लिखा गया कि जून 27 को नहेल मरजूक नाम का एक 17-year-old अनआर्म्ड फ्रेंच सिटीजन था ऑफ एल्जीरियन एंड मोरक्कन डिसेंट, ठीक है ना। एंड ही वॉज फैटली शॉट बाय पुलिस आफ्टर बीइंग स्टॉप्ड फॉर अ ट्रैफिक वायलेशन इन नांतेरे, अ वेस्टर्न सबर्ब ऑफ पेरिस, ठीक है ना। अब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वहां पे जो फ्रांस में रेशियल पोलरिज्म है, फ्रांस का रेशियल पोलरिज्म वो सामने आ गया। तो याद रखिएगा, एक तो जो इशू चल रहा है फ्रांस में वो रेशियल पोलरिज्म का है। जो युवक मरा वो भी मोरक्कन और अल्जीरियन डिसेंट का था, है ना। तो वहाँ पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, पोलराइजेशन है, वो सामने आया। इसके अलावा वहाँ पे ब्लैक्स एंड अरब्स, जो ये कहना चाहिए, हालांकि ये टर्म रेशियल लगता है बट यहाँ पे हिंदू नहीं लिखा है। टारगेटिंग इंडिविजुअल्स परसीव्ड एज ब्लैक और अरब बाय पुलिस ड्यूरिंग द आइडेंटिटी चेक्स। आइडेंटिटी चेक्स में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर परसीव्ड एज ब्लैक और अरब आर बीइंग टारगेटेड डिस्प्रोपोर्शनेटली। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है, दे आर फेसिंग, ही इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, है ना, चैलेंजेस ऑन द मल्टीपल फ्रंट्स, जैसे कि पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे, डोमेस्टिक डिसकंटेंट है इन्फ्लेशन को लेकर के, राइट्स हो ही रहे हैं। तो मेनी इश्यूज आर बीइंग फेस्ड बाय हिम। अगला है द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग द पैलिएटिव केयर, ठीक है ना। पैलिएटिव केयर क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके पहले बाद सब चीज़ समझेंगे। इंडिया जो है उस पर 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, नियरली 2/3 ऑफ विच रिसाइड इन द रूरल एरियाज। इंडिया 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेकर रखा हुआ है और इसमें से 2/3 जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रह रही है। Apart from a rising population, India has experienced a steep rise in the burden of lifestyle-related non-communicable diseases, ठीक है ना। तो जो स्टीप राइज हो रहा है पॉपुलेशन में, उसके अलावा लाइफस्टाइल डिसीजेज भी बढ़ती जा रही है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। नियरली 1.4 मिलियन पीपल आर डायग्नोज्ड विद कैंसर इन इंडिया एवरी ईयर। हर साल लगभग 1.4 मिलियन पीपल आर डायग्नोज्ड विद कैंसर इन इंडिया। एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिसीजेज, ये सब भी बढ़ती जा रही है। एंड इन सारी डिसीजेज में जो जरूरी चीज है वो है पैलिएटिव केयर, है ना। पैलिएटिव केयर अब क्या होता है हम देख लेते हैं। तो पैलिएटिव केयर एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की विच फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंटिंग सफरिंग among those with लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस। जो लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस हैं उन केसेस में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखो, इसमें ये नहीं होता ज़्यादा, पैलिएटिव केयर में ये चीज़ ज़्यादा नहीं होती कि आपके सिम्टम्स को कैसे ख़त्म किया जाए, जैसे आपको क्योर वाला पार्ट इतना नहीं होता। आपका लाइफ कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे आपकी टेंशन कैसे कम कर सकते हैं, आपके जो केयर टेकर्स हैं उनकी टेंशन हम कैसे कम कर सकते हैं, उनको कैसे हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं, आपको कैसे हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोशल डोमेन्स में। ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं जब ये पैलिएटिव केयर की बात चलती है। इट इज़ नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन अ डिसीज बट द पर्सन एज अ होल। याद रखिएगा इसका जो टर्म है वो क्या हो सकता है, इट इज़ नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द डिसीज बट द पर्सन एज अ होल। और इसमें मान लो पेशेंट की डेथ हो जाए
तो पैलिएटिव केयर में जो केयर गिवर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट सिस्टम रहता है कि उनको कैसे सपोर्ट आप करेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बट ये पैलिएटिव केयर क्या लोगों को अवेलेबल है? नहीं, ये बहुत कम लोगों को अवेलेबल है, केवल टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अवेलेबल है, वो भी केवल अर्बन एरियाज में। एंड इट इज ओनली एक्सेसिबल टू 1 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड 7 to 10 मिलियन पीपल हु रिक्वायर इट इन द कंट्री। अगर 7 से 10 मिलियन लोगों को ये जरूरत है पैलिएटिव केयर की, तो उसमें कहें कि 1 से 2% यानी कि 1-8 मिलियन लोगों को ही ये चीज अवेलेबल है। ओनली 1 to 2% आर एक्सेसिंग दिस सर्विस ऑफ पैलिएटिव केयर, बहुत कम जगहों पर है, ठीक है ना। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो बहुत सारे गैप्स हैं। ग्लोबल एटलस ऑफ पैलिएटिव केयर अगर 2020 की हम बात करें तो लिखा था कि द नीड फॉर पैलिएटिव केयर वाज हायर फॉर नॉन कैंसर इलनेसेस, लेकिन एनपीएनसीडी आया है 2023 में, मई 2023 में एनपीएनसीडी आया, ठीक है ना, जो नए गाइडलाइंस आए उसमें मेंशन किया है पैलिएटिव केयर इन कैंसर ओनली, है ना, पैलिएटिव केयर को केवल कैंसर के लिए कर दिया है। तो ये अब काफ़ी मतलब जो गैप्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में ही गैप्स हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है। उसमें लिखा था कि भाई नॉन कैंसर में ज़्यादा जरूरी होता है, इसमें केवल कैंसर के सिनोनिमस बना दिया है, ठीक है ना। और एक 67th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 2014 में, विच कॉल्ड फॉर द पैलिएटिव केयर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द हेल्थ सिस्टम एट ऑल द लेवल्स, न केवल टर्शियरी लेवल पे बल्कि सारे लेवल्स पे हमको ज़रूरत है कि हम जो पैलिएटिव केयर है उसको इंक्लूड करें। एंड इट्स वेरी हाई टाइम दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट दीज रिकमेंडेशंस एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। Import of urea may ease by 2025. Alternative forms will replace it. पहले तो इशू उठाया है जो मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि भैया देखो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है उसका रेशियो जो सॉइल में यूज होना चाहिए वो 4:2:1 का होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके जिसको हम बोलते हैं, वो रेशियो 4:1 का होना चाहिए, लेकिन हमारी कंट्री में ये रेशियो 8:1 का है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इतना डबल यूज करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल का बैलेंस खराब होगा, डैमेज होगा, एंड इससे प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचेगा, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचेगा, एनिमल हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा और इन्वायरमेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है ना। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम इस चीज को सही करें एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है उसको हम कम करें। हालांकि ओवर यूज किया गया पंजाब में और ऐसे एरियाज में तो वहां प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उससे सॉइल की हेल्थ डिटेरियोरेट हुई, जो इंसान है, लोग हैं, एनिमल हैं, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हुई, तो सारी चीज़ें बाकी देखने को मिली गई। तो अब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, हमको नैनो यूरिया लाने की ज़रूरत है। पहले हमने याद करो पढ़ा था, 2-3 साल पहले पढ़ा था कि नीम कोटेड यूरिया आ रही है ताकि जो कमर्शियल एरियाज में उसका डाइवर्जन होता है उसको रोका जा सके। अब ये बोल रहे हैं नैनो यूरिया लाएंगे, 500 मिलीलीटर के बॉटल्स लाएंगे और वो रिप्लेस करेंगे 45 किलोग्राम ऑफ यूरिया के बैग्स को। एंड इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी एंड नैनो यूरिया फार्मर्स एक्सेप्ट करने में भी इजी रहेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। Rafale, Scorpion and jet engines development on the agenda of Prime Minister's France trip. प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली होता है फ्रांस की ट्रिप में है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स पेरिस लेटर दिस वीक एज चीफ गेस्ट इन द बेस्टाइल डे परेड। बेस्टाइल डे आप सबको पता होगा, बेस्टाइल नाम की वहाँ पे जेल थी, प्रिजन थी, है ना, जिसको तोड़ दिया गया था। हालांकि वहाँ पे जो कैदी थे वो 5-6-7 ही थे, लेकिन इट वॉज ब्रोकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बॉलिक जेस्चर फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, उसको स्टार्ट माना जाता है। अब वहाँ पे राफेल आप सबको पता है फ्रांस से आए हैं, स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन्स हैं वो भी फ्रांस से डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या करती है, डिफेंस रिलेटेड जितने भी एक्विजिशंस हैं दूसरी कंट्रीज से वो यही काउंसिल करती है, डीएसी ही वो काम करती है, ठीक है ना। तो वो भी अपनी मीटिंग रख रही है कि क्या क्या ले सकते हैं वो, है ना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। याद रखिएगा डीएसी को हेड कौन करता है, उसको हेड करता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, ये ऐड कर लीजिए, है ना, डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। सोलोमन आइलैंड्स एंड चाइना साइन डील ऑन द पुलिस इकोनॉमी टेक्नोलॉजी। यहाँ लीडर्स जो है सोलोमन आइलैंड्स के एंड चाइना, दे हैव प्रॉमिस्ड टू एक्सपैंड रिलेशंस दैट हैव फ्यूल्ड अनईज इन द वॉशिंगटन एंड ऑस्ट्रेलिया अबाउट बीजिंग्स इन्फ्लुएंस इन द साउथ पैसिफिक। बीजिंग का साउथ पैसिफिक में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। सोलोमन आइलैंड्स के साथ अभी डील की है उन्होंने, और डील में उन्होंने इकॉनमी,
पुलिस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी सब में कर दिया। तो सोलोमन आइलैंड्स आप देखें अगर कहाँ है तो पैसिफिक ओशन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स दिख रहा है, होनियारा आपको उसकी कैपिटल दिख रही होगी। पापा न्यू गिनी के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है। ऊपर नाउरू है, किरिबाती है, तुवालू है, फिजी, वनुआतू, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का पार्ट है। कोरल सी से थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न आप बोल सकते हैं, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड्स लोकेटेड है। तो ये मैप देख लेना है ना, लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी सोलोमन आइलैंड्स की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट, आई थिंक, यस दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।